All right, now we will discuss about double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, ये एक यूनिक फिनोमिनन होता है जो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है और सीड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाम से ही पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 बार हो रहा है। तो कैसे होता है हम लोग पहले देखते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन जो है वो जो फ्लावर का स्टिग्मा होता है उस पर जाके लैंड करता है, वो जर्मिनेट होता है और फॉर्म करता है पोलन ट्यूब। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो पोर्स होते हैं उसके ऊपर, पोलन ग्रेन के ऊपर, उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी। अब ये जो ट्यूब है वो ग्रो होगी और जो स्टिग्मा है उसमें से गुजरते, उसके स्टाइल में से गुजरते हुए ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। और जैसे ही वहां पे पहुंचती है तो वहां पे जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं उनमें से किसी एक सिनर्जिड सेल के पास ये पहुंच जाती है। वेर इट रीचेस वन ऑफ द सिनर्जिड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक। हमने देखा था सिनर्जिड सेल्स थे, फिर और भी काफी सारे सेल्स थे वहां पे। तो उनके वहां पे जो सिनर्जिड सेल्स थे उनके पास ये पहुंच जाती है। तो पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट्स जो स्पर्म सेल्स होते हैं इनटू द सिनर्जिड। अब वहां पे उसने कितने गैमेट्स छोड़े हैं? 2 मेल गैमेट छोड़े हैं। तो पहला फर्टिलाइजेशन होगा जिसे बोलते हैं सिनगैमी। अब ये जो 2 मेल गैमेट छोड़े गए उसमें से एक मेल गैमेट जो होता है वो एग सेल की तरफ बढ़ता है और उसको न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, इसलिए इसको इस फ्यूजन को क्या बोला जाता है? सिनगैमी। अब इस वजह से क्या फॉर्म होगा? एक डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, जो कि एक फर्टिलाइज एग सेल होता है। दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो ऑन फ्यूचर प्लांट। जो फ्यूचर प्लांट होगा उसका ये एम्ब्रियो की तरह डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो सिनके में होता है, आई होप आपको समझ में आ गया है। जो पहला एक जो मेल गैमेट होता है वो किसके पास पहुंच गया? एग सेल के पास, वहां जाके फ्यूज हो गया है उसके न्यूक्लियस के साथ, इसलिए इसको सिनगेमी कहा जा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा? डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होगा और ये जाइगोट जो है, जो फ्यूचर प्लांट होगा उसके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद होता है सेकंड फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब वो कैसे होता है? जो दूसरा बचा हुआ मेल गैमेट होता है ना, वो जो सेंटर वाला सेल था जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, अगर आपको याद हो एम्ब्रियो सेक में, ये वहां पहुंच जाता है और उन न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूज हो जाता है जिसकी वजह से ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म होता है। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन। और उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होता है, इसे PEN पेन भी कहा जाता है इन शॉर्ट। ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी जो एंडोस्पर्म होता है इज अ टिश्यू दैट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इसका मेन रोल क्या है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट। तो जो एंटायर प्रोसेस होता है विच इन्वॉल्व्स 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, पहला होता है सिनगेमी, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है एग का। दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन जो कि फर्टिलाइजेशन है पोलर न्यूक्लियाई का। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। अब इसके आउटकम्स क्या है कि जाइगोट फॉर्म हुआ फ्रॉम सिनगेमी जो कि इवेंचुअली डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो, द यंग प्लांट दैट विल ग्रो इन मैच्योर प्लांट। और उसके उसके अलावा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन जो है ट्रिपल फ्यूजन से वो फॉर्म हुआ है, जो डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, विच विल प्रोवाइड फूड एंड सपोर्ट फॉर द ग्रोइंग embryo. So this is what we call it as double fertilization. Now let's dive deep into what happens after fertilization in flowering plants, called post fertilization events. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पहले देखी, सेवरल चेंजेस अकर। जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है, जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड 2 की स्ट्रक्चर्स, द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो बिगिन टू फॉर्म। ठीक है, जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो है वो फॉर्म होने लग जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ these स्टेप्स. First of all, we will study about endosperm formation. After fertilization, endosperm development happens before the embryo develop. एम्ब्रियो डेवलप हो उससे पहले एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो होना शुरू हो जाता है। दिस टाइमिंग इज असेंशियल बिकॉज द एंडोस्पर्म सर्व्स एज अ फूड सप्लाई फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो है उसको ग्रो होने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे, जो फूड सप्लाई चाहिएगा, वो कौन देता है? एंडोस्पर्म। इसलिए एंडोस्पर्म का पहले डेवलपमेंट होना जरूरी है। इमेजिन इट लाइक अ न्यूट्रिएंट स्टोरेज दैट द एम्ब्रियो रिलाइज ऑन ड्यूरिंग इट्स अर्ली ग्रोथ। तो एम्ब्रियो जो है वो अपने ग्रोथ के लिए किस पे रिलाई होने वाला है? एंडोस्पर्म पे। Now let us see the formation of endosperm. The endosperm forms when the primary endosperm nucleus PEN जो हमने
पहले देखा था, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, डिवाइड होगा मल्टीपल टाइम्स। दिस डिविजन्स क्रिएट अ टिश्यू फिल्ड विथ न्यूट्रिएंट रिच सेल्स, ठीक है। इस डिवीजन की वजह से एक टिश्यू फॉर्म होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स में काफी ज्यादा रिच होता है। द मेन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो मेन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, उसे कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब इन दिस प्रोसेस जो पेन होता है वो मल्टीपल न्यूक्लियर डिविजन्स करता है, फॉर्मिंग फ्री न्यूक्लियाई विद इन द सेल। उसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, बट विदाउट इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन। लेकिन सेल वॉल जो है वो तुरंत फॉर्म नहीं होंगी, न्यूक्लियस फॉर्म होंगे लेकिन सेल वॉल फॉर्म होने वाला नहीं है। फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, उसके बारे में हम बात करते हैं। ड्यूरिंग फ्री न्यूक्लियर स्टेज there are many nuclei present in the endosperm which are not separated by cell walls yet। अभी बहुत सारे न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है लेकिन अभी सेल वॉल जो है वो फॉर्म नहीं हुआ है। ओवर टाइम जो सेल वॉल होती है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है बनना शुरू हो जाती है, मेकिंग द एंडोस्पर्म सेलुलर। और अब एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा, सेलुलर हो जाएगा, क्योंकि सेल वॉल बनना शुरू हो गई है। तो जो इंडिविजुअल सेल्स है वो फॉर्म हो जाएंगे। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। और जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई है वो वन प्लांट टू अनदर प्लांट बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। A familiar example of free nuclear endosperm is coconut water in a tender coconut. This liquid is actually endosperm with thousands of free nuclei, ठीक है। जो लिक्विड होता है, जो हम नारियल का पानी पीते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो thousands of free nuclei है। The surrounding white kernel is the cellular endosperm that forms the cell walls that forms as the cell wall develops। और जो हम लोग व्हाइट कलर का देखते हैं ना, उसमें वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जो कि फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द सेल वॉल फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे परसिस्टेंस ऑफ एंडोस्पर्म इन सीड्स। इन सम प्लांट्स जो एंडोस्पर्म होता है एंड द एंडोस्पर्म इज एंटायरली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो बिफोर द सीड मैच्योर्स। सीड मैच्योर होगा उससे पहले ही जो एम्ब्रियो है वो पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि एम्ब्रियो के लिए जो न्यूट्रिएंट सोर्स है वो कौन है, एंडोस्पर्म ही है। एग्जांपल इंक्लूडिंग पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। इन दिस प्लांट्स जो मैच्योर सीड होता है उसमें काफी लिटिल या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है को पूरा ही यूज कर लेता है। लेकिन अगर कुछ और अलग प्लांट्स की बात करें, दूसरे प्लांट्स होते हैं जो एंडोस्पर्म होता है वो मैच्योर सीड्स में भी देखने को मिलेगा, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। और वो फिर सीड जर्मिनेशन के दौरान भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और उसे ही हम कहते हैं परसिस्टेंट एंडोस्पर्म। सीन इन प्लांट्स लाइक कैस्टर एंड कोकोनट। सो परसिस्टेंट एंडोस्पर्म ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जब एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं करता है तो वो सीड में जो है, मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म जो है देखने को मिलेगा, और वो उसे न्यूट्रिएंट सप्लाई ही करेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन, और उसे ही कहते हैं हम परसिस्टेंट एंडोस्पर्म। Exploring endosperms in seeds. Try examining seeds like castor, peas, beans, and groundnut to observe whether they have persistent or non-persistent endosperm. Similarly, you can explore cereals like wheat, rice, and maize, which also retain endosperm in mature seeds to support the germination process. Let's dive into the topic of embryo development in flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो अब हम स्टडी करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट इन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है ओव्यूल के अंदर, वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इन द प्लांट साइकिल। और ये ही एक साइन है नेक्स्ट जनरेशन की शुरुआत का एक प्लांट साइकिल में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो सैक की अगर बात करें तो एम्ब्रियो बिगिंस टू फॉर्म एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जो माइक्रोपाइलर एंड, जो मैंने आपको पहले भी डायग्राम में दिखाया था, एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां से एम्ब्रियो जो है वो शुरू होता है, वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड, और वहीं पे जाइगोट लोकेटेड होता है। इन मोस्ट प्लांट्स द जाइगोट अवेट्स टू डिवाइड until the endosperm has formed। सभी प्लांट्स में क्या होता है, जाइगोट जो है तब तक वेट करता है डिवाइड करने के लिए जब तक एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं हो जाता, क्योंकि
एक बार एंडोस्पर्म फॉर्म होगा उसके बाद ही एम्ब्रियो के फॉर्म होने का सेंस बनता है, क्योंकि एम्ब्रियो को जो है डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होगा, वो प्रोवाइड करेगा कौन? एंडोस्पर्म। इसलिए एंडोस्पर्म का पहले फॉर्म होना बहुत जरूरी होता है। So this delay is important because the endosperm will nourish the growing embryo, providing it with the energy and nutrients needed for the development. This sequence is an adaptation that ensures nutrition for the developing embryo, as I already told. Despite differences between seeds and the early stages of embryo formation, the embryogeny are quite similar in monocots and dicots. जो embryogeny होती है वो मोनोकोट्स और डाइकोट्स में थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही होती है। तो हम पहले देखते हैं जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फॉलोज सेवरल स्टेजेस। फर्स्ट है प्रो एम्ब्रियो स्टेज। दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेज फॉर्म्ड राइट आफ्टर द जाइगोट डिवाइड्स। जैसे ही जाइगोट डिवाइड होता है जो फॉर्म होगा वो प्रो एम्ब्रियो स्टेज होता है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज जिसे बोलते हैं ग्लोबुलर स्टेज। एम्ब्रियो टेक्स अ राउंड और ग्लोबुलर शेप। ठीक है, जैसे पहले जो जाइगोट डिवाइड हुआ उसके बाद तुरंत जो पहला स्टेज था वो था प्रो एम्ब्रियो स्टेज। उसके बाद एम्ब्रियो क्या करेगा? राउंड शेप ले लेगा, उसे कहते हैं ग्लोबुलर स्टेज। उसके बाद आता है द हार्ट शेप स्टेज। एज इट ग्रोज इट स्टार्ट्स टू शो एन इंडेंट गिविंग इट अ हार्ट शेप। और उसके बाद उसका शेप कैसा? हार्ट टाइप का हो जाता है। फिर फाइनली जो फोर्थ स्टेज होता है उसे बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। एट दिस स्टेज द एम्ब्रियो इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज इन द प्लांट्स लाइफ। तो जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है नाम से ही पता चल रहा है कि वो अब फुल्ली डेवलप्ड है और जो प्लांट के लाइफ का जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसके लिए वो रेडी है। तो ऑलमोस्ट जो चार स्टेज हैं, चारों चार स्टेज को जो है उनके नाम से ही पता लगाया जा सकता है कि वो स्टेज में क्या हो रहा है। पहला जो जैसे जाइगोट डिवाइड हुआ तो उसे प्रो एम्ब्रियो स्टेज हमने कहा। उसके बाद ग्लोबुलर शेप ले लेता है तो ग्लोबुलर स्टेज बोला। फिर हार्ट शेप ले लेता है तो हार्ट शेप बोला। और उसके बाद जब फाइनली फुल्ली डेवलप हो जाता है तब हम उसे मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। इन डाइकोट्स जैसे कि बनाना, बीन्स, पीस और जो चिक पीस होते हैं, एम्ब्रियो जो होते हैं उसके सेवरल डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे एक टिपिकल एम्ब्रियो जो होगा उसमें उसके पास होगा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटिलिडन्स। दो कॉटिलिडन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि हम डाइकोट्स की बात कर रहे हैं। द सीड लीव्स, जो दो कॉटिलिडन्स होते हैं उनको द सीड लीव्स हम बोल सकते हैं। These cotyledons store nutrients and in many cases will provide energy to the seedling until it can start photosynthesizing on its own. तो cotyledons क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सीडलिंग को, ठीक है, जब तक कि वो खुद से फोटोसिंथेसिस करना शुरू ना कर दे। उसके बाद होता है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। ठीक है, जो एपिकोटाइल होता है इज द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबोव द कोटिलिडन। जो कोटिलिडन के ऊपर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, इट एंड्स इन द प्लूम्यूल। और ये कहाँ पे जाके खत्म होगा? प्लूम्यूल में। प्लूम्यूल से क्या बनता है? शूट बनता है, विच विल डेवलप इनटू स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, और जो हाइपोकोटाइल होता है इज द पोर्शन बिलो द कोटिलिडन। कोटिलिडन के नीचे का जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल, जो कि एक्सटेंड करता है क्या बना रेडिकल में। ठीक है, रेडिकल से क्या बनता है? रूट्स बनते हैं विच विल डेवलप इनटू रूट सिस्टम। द रूट टिप हैज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द रूट कैप। और जो रूट उसका जो रूट होगा उस पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी जिसे रूट कैप कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मोनोकोट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर की तो उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं मेज, व्हीट, ग्रासेस। तो जो एम्ब्रियो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है। अगर सिंगल कोटिलिडन की बात करें, स्क्यूटेलम जिसे बोलते हैं, मोनोकोट्स जो होते हैं उनके पास एक ही कोटिलिडन होता है जिसे बोलते हैं स्क्यूटेलम। This cotyledon is specially adapted to absorb nutrients from the endosperm for the embryo। और ये जो cotyledon होता है वो स्पेशली किस चीज के लिए अडेप्टेड है? एंडोस्पर्म में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए अडेप्टेड है। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। तो स्क्यूटेलम होता है उसको इस तरीके से पोजिशन किया जाता है लाइक ऑन वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस लैटरली। ठीक है, स्क्यूटेलम कहाँ पे होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस के किसी एक साइड पे।
लेटरली। अब हम बात करें अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस स्ट्रक्चर की, तो रेडिकल जो होता है, द रेडिकल एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस डेवलप्स इनटू रूट। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा उसके नीचे की तरफ रेडिकल होगा और वो डेवलप हो जाएगा रूट में। एंड इट इज एनक्लोज्ड विद इन अ प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड सीलियोराइजा। और वो किसके अंदर एनक्लोज है? प्रोटेक्टिव शीथ, जिसे बोलते हैं सीलियोराइजा। उसके बाद अगर बात करें एपिकोटाइल की, जो कि स्क्यूटेलम के ऊपर की तरफ लोकेटेड होता है, वो जो होता है उसमें होती है शूट अपेक्स और लीफ प्रिमोडिया। ठीक है, जो टाइनी लीफ डेवलपिंग लीव्स होते हैं वो। एनक्लोज्ड विद इन सीलियोप्टाइल। और किसके अंदर एनक्लोज रहता है? सीलियोप्टाइल में। अ शीथ दैट प्रोटेक्ट्स द यंग शूट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो ये था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टेज वाइज। और डाइकोट में किस तरीके से होगा, मोनोकोट्स में किस तरीके से होगा, वो हमने ये स्लाइड में स्टडी किया है। तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, सीड जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसका फाइनल प्रोडक्ट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स एंड बिगिनिंग एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और टिपिकल सीड कंटेन्स अ सीड कोट। जो सीड होता है उसमें सीड कोट होता है, कटिलिडन होता है और एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है। जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की तरह काम करते हैं, ऑफन रिच इन फूड रिजर्व्स टू नरिश द डेवलपिंग प्लांट। अब सीड के टाइप की अगर बात करें तो सीड जो होते हैं नॉन अल्बुमिनस भी हो सकते हैं, जैसे कि पी, ग्राउंडनट वगैरह में होते हैं, जहाँ पे एंडोस्पर्म जो होता है फुल्ली कंज्यूम हो जाता है, मतलब परसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वो अल्बुमिनस भी हो सकते हैं, जैसे कि वीट, मेज, कैस्टर, जहाँ पे जो एंडोस्पर्म है अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, परसिस्टेंट एंडोस्पर्म है। ओकेजनली remnants of mucilus tissue called perisperm are also present in seeds like black pepper. तो जो रेमनेंट्स होते हैं न्यूशेलस टिश्यू के, वो भी कभी कभी होते हैं, जिसे पेरिस्पर्म कहा जाता है। और वो किस किस में होते हैं? ब्लैक पेपर के सीड्स में देखने को मिलते हैं। द सीड कोट हार्डन्स टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। और जो सीड कोट होता है डेफिनेटली वो बाहर की तरफ है, तो वो हार्ड होगा क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। एंड द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल ओपनिंग फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर एंट्री ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के वक्त ऑक्सीजन और जो वाटर होता है वो अंदर जा सके, उसके लिए माइक्रोपाइल रीजन जो होता है वो खुला ही रहता है, ताकि वो जो पानी है, जो ऑक्सीजन है, वो अंदर जा सके, ताकि सीड का जर्मिनेशन प्रॉपरली हो सके। ड्यूरिंग मैचुरेशन seeds dry out, slowing the embryo's metabolic activity, sometimes leading to dormancy. अब डोरमेंसी वही होता है कि जब सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम स्लो हो जाती है तो सीड जो है वो डोरमेंट हो जाता है। तो जब सीड मेच्योर हो रहा होता है वो ड्राई आउट हो जाता है, खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेता है, कभी कभी डोरमेंसी में चला जाता है। इफ कंडीशंस लाइक मॉइस्चर, अगर उसको कुछ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, वार्मथ वाली कंडीशंस मिलती है, सुटेबल कंडीशंस मिलती है, तो जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाता है। अगर हम बात करें फ्रूट के डेवलपमेंट की, तो एज ओव्यूल्स ट्रांसफॉर्म इनटू सीड्स, द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जो ओवरी बॉल होती है, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है, वो फ्लैशी भी हो सकती है, जैसे कि मैंगो में आपने देखा होगा, या फिर वो ड्राई भी हो सकती है, जैसे कि मस्टर्ड में होता है। While most fruits result from fertilization, some develop without it। हाँ, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनते हैं उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहा जाता है, जैसे कि बनाना। और वो टिपिकली सीडलेस होते हैं। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक का मतलब यही होता है कि फर्टिलाइजेशन हुए बिना जब फ्रूट बनते हैं तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ सीड्स की, तो सीड्स जो है बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू एग्रीकल्चर ड्यू टू देयर डोरमेंसी एंड एबिलिटी टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सीड्स जो है न्यूट्रिएंट्स स्टोर करके रखते हैं, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, इस वजह से हम उनको कभी भी यूज कर सकते हैं। दे अलाउ द प्लांट टू स्प्रेड टू न्यू हैबिटाट्स। ठीक है, अगर सीड होगा तो अगर कोई प्लांट यहाँ उगता है तो उसकी सीड हम कहीं और जाके उगा सकते हैं, एक नए हैबिटाट में उगा सकते हैं। ठीक है, देयर हार्ड कोट्स ऑफर प्रोटेक्शन। उनका जो हार्ड कोट होता है उसकी वजह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है एम्ब्रियो को। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू एडेप्टिव वेरिएशंस। ठीक है, सम सीड्स रिमेन वायबल फॉर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एज शोन बाय सीड्स ऑफ लुपिनस
ficus and phoenix, ठीक है, which have germinated after extended dormancy periods. So this process illustrates the remarkable reproductive capacity of the flowering plants and the countless seeds from even a single tree like ficus capable of producing immense biomass. Seeds from their tiny beginnings hold the potential to create a large, complex plants and a testament to the strength and adaptability of plant life. तो दिस इज वाई सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्लांट्स की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और नए हैबिटाट में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके पास अच्छा खासा एक सीड कोट होता है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है वो वाइबल रह सकते हैं। तो सीड जो है बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। सो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, सीड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सीड फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है, विच रिजेंबल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये रिजेंबल तो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, पर एक्चुअली में है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। Apomixis allows plants to bypass fertilization and still produce seeds। मतलब fertilization का जो step है उसे skip कर दिया जाएगा और still seeds जो है वो produce होंगे। For example, in certain species of Asteraceae and grasses, diploid egg cells develop into embryos without reduction or division or fertilization। ठीक है, जो कुछ ये जो स्पीसीज का जिसका मैंने नाम लिया अभी, एस्ट्रेसी का नाम लिया, ग्रासेस जो है, इसमें जो डिप्लॉयड एग सेल होता है डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट रिडक्शन, डिविजन और फर्टिलाइजेशन। इन प्लांट्स लाइक सिट्रस एंड मैंगो, सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक, जो न्यूसेलर सेल्स होते हैं, कैन डिवाइड एंड ग्रो इनटू एम्ब्रियोज, रिजल्टिंग इन मल्टीपल एम्ब्रियोज पर सीड एंड अकरेंस नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब पॉली एम्ब्रियोनी कुछ भी नहीं है, यही है कि जो सिट्रस और जो मैंगो जैसे प्लांट्स होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं ना एम्ब्रियोनिक सेक के सराउंडिंग में, जिसे न्यूसेलर सेल्स कहा जाता है, वो डिवाइड हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं इनटू एम्ब्रियोज, ठीक है, जिसकी वजह से एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियोज देखने को मिलेंगे और उसे ही कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब होता है मैनी, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो। तो बहुत सारे एम्ब्रियोज जब होते हैं पर सीड, तब उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट से, मीनिंग दे आर क्लोन्स, क्लोन्स होते हैं वो, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो आइडेंटिकल होंगे। द क्लोनिंग एस्पेक्ट इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर मेंटेनिंग द डिजायरेबल ट्रेट्स इन हाइब्रिड प्लांट्स। Normally, hybrid seeds need to be purchased each year because hybrid traits don't reliably pass down through generation। ठीक है, ज्यादा टाइम तक पास नहीं होते जनरेशन के अंदर। However, if hybrids could be made to reproduce through apomixis, farmers could reuse seeds without losing hybrid traits। तो अगर हम hybrids को अगर हम reproduce करवाएं through apomixis, तो farmers जो है उन seeds को without losing their hybrid traits उनको reuse कर सकते हैं, saving cost and making crop production more sustainable। So, given its potential to revolutionize the hybrid seed industry, scientists are researching the genetics of apomixis, aiming to introduce into crops and stabilize hybrid traits across generation। So, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।